नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी आप लोग। दोस्तों मेरा नाम पंकज गुप्ता, स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल पंकज गुप्ता क्लासेस में। दोस्तों आज की जो मेरी क्लास है उस क्लास का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ लिया था। इसके साथ साथ हमने विस्तृत रूप से रेशम मार्ग पर भी चर्चा की थी, जो प्राचीन काल में सिल्क रूट था। दोस्तों आज हम लोग इस क्लास में गुप्त साम्राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। गुप्त शासक कौन थे, उनका साम्राज्य कहां था, इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, गुप्त साम्राज्य। तो दोस्तों आप लोगों को मैं यह बता दूं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में दो बड़ी शक्तियों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे फर्स्ट थे कुषाण और सेकंड थे सातवाहन। दोस्तों 230 ईस्वी में आकर के इन कुषाण साम्राज्य की सत्ता समाप्त हो गई और 230 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में मुरुंडों का शासन स्थापित हुआ। ये जो मुरुंड थे ये वास्तव में कुषाणों के रिश्तेदार थे। इन्होंने लगभग 275 ईस्वी तक उत्तर भारत पर अपना शासन किया और 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों अगर हम गुप्त साम्राज्य के अवशेष देखें तो गुप्त साम्राज्य के जो सबसे ज्यादा अवशेष हैं वो हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। इससे यह पता चलता है कि इन गुप्त शासकों का जो शक्ति का केंद्र था वो उत्तर प्रदेश था। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी प्रयाग से बहुत सारे इनके अवशेष हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, इनके सिक्के हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि प्रयाग वास्तव में इन गुप्त शासकों की राजधानी थी। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न यही है कि इन गुप्त शासकों के विषय में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है। दोस्तों इन गुप्त शासकों के विषय में जो जानकारी है इसके बहुत सारे स्रोत हम लोगों को प्राप्त हुए हैं और इन स्रोत को मैं 3 भागों में विभाजित कर सकता हूं। पहला साहित्यिक स्रोत हम लोगों को मिला है, यानी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो गुप्त शासकों के विषय में हमें जानकारी प्रदान करती हैं। दूसरा कई सारे अभिलेख हमें इन गुप्त शासकों के प्राप्त हुए हैं, जिनसे इन गुप्त शासकों के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो जो दूसरा मुख्य स्रोत है इनके विषय में जानने का वो है अभिलेख। और दोस्तों तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वो तक्षशिला होते हुए प्रयाग पहुंचा और वहां से ताम्रलिप्ति बंदरगाह होता हुआ वापस चीन लौट गया। तो उसने अपनी पूरी यात्रा का विवरण लिख छोड़ा है। तो चीनी यात्री के विवरण से भी हमें इन गुप्त शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो जो तीसरा मुख्य स्रोत है वो है यात्रियों का विवरण। तो इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के विषय में जो जानकारी के स्रोत हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा अभिलेख और तीसरा यात्रियों का विवरण। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सा साहित्यिक स्रोत इन गुप्त शासकों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों सबसे पहले एक प्रसिद्ध पुस्तक है
जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। इस पुस्तक को विशाखा दत्त ने लिखा है। इस पुस्तक से हमें गुप्त शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं मृच्छकटियम। इस पुस्तक को शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक भी गुप्त शासकों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करती है। दोस्तों, एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है कौमुदी महोत्सव। इस नाटक की रचना एक कवयित्री बज्जिका के द्वारा की गई है। यह नाटक भी इन गुप्त शासकों के विषय में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करता है। जो तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वो है कौमुदी महोत्सव। इसको बज्जिका नामक एक कवयित्री ने लिखा है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं, कालिदास, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा कालिदास का। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। उनकी 7 महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो गुप्त काल के दौरान ही लिखी गई। दोस्तों, ऋतुसंहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये ऐसी 7 महत्वपूर्ण कृतियां हैं कालिदास की। वो भी गुप्त शासकों के विषय में हमें कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके साहित्यिक स्रोत जो गुप्त साम्राज्य के विषय में हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा अभिलेख की, कि कौन सा अभिलेख हमें किस गुप्त शासक के विषय में जानकारी प्रदान करता है और उससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अभिलेखों में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है प्रयाग प्रशास्ति। मैं यहां लिख देता हूं, अभिलेख। जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है प्रयाग प्रशास्ति। दोस्तों, ये अभिलेख हमें प्रयाग से प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख की जो रचना है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, उसके द्वारा की गई है। और यह अभिलेख भी हमें संस्कृत भाषा में प्राप्त हुआ है। मैं यहां लिख देता हूं, इसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई है और यह हमें प्रयाग से प्राप्त हुआ है। और ये जो प्रयाग प्रशास्ति है, इससे हमें समुद्रगुप्त की विजयों के विषय में पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त की जानकारी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है प्रयाग प्रशास्ति, और उसका एक दूसरा अभिलेख और है जो हमें प्रयागराज से ही मिला है, जिसका नाम है एरण अभिलेख। ये जो एरण अभिलेख है, इससे हमें समुद्रगुप्त की पत्नी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह अभिलेख भी हम लोगों को प्रयाग से मिला है। तो ये दोनों अभिलेख समुद्रगुप्त के विषय में हमें जानकारी प्रदान करती हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है बिलसन अभिलेख। एटा जिले से प्राप्त हुआ है।
और दोस्तों ये जो बिलसद अभिलेख है ये कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है, यानी इससे हमें कुमारगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुमारगुप्त का एक मंत्री था जिसका नाम था पृथ्वीसेन, उसका भी एक अभिलेख हमें फैजाबाद से मिला है और इस अभिलेख को हम लोग बोलते हैं करमदंडा अभिलेख। यह करमदंडा अभिलेख हमें फैजाबाद से प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख से हमें कुमारगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख पे शिव की प्रतिमा बनी हुई है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि किस अभिलेख पर शिव की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है, तो यह करमदंडा अभिलेख है और इस अभिलेख की जो रचना थी वो कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वीसेन के द्वारा की गई थी। दोस्तों इसके अलावा हमें समुद्रगुप्त के भी समुद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त के भी हमें दो बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक गढ़वा अभिलेख यह अभिलेख हमें इलाहाबाद की करछना तहसील से मिला है। और ऐसा माना जाता है कि यह स्कंदगुप्त का अंतिम अभिलेख था। दोस्तों स्कंदगुप्त का ही एक अभिलेख हम लोगों को गुजरात के जूनागढ़ से मिला है। जो संस्कृत भाषा में है। दोस्तों इस जूनागढ़ अभिलेख, ये वही जूनागढ़ अभिलेख है जिससे हमें सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है। मैंने आपको बताया था कि इसी अभिलेख से रुद्रदामन का भी अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। रुद्रदामन के अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था और इस सुदर्शन झील की जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के 300 वर्ष बाद जब ये झील को टूट गई तो इस झील का दोबारा से पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने किया है। और दोस्तों रुद्रदामन की मृत्यु के लगभग 300 वर्ष बाद जब यह झील पुनः टूट गई तो इसका पुनः निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया है। तो इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें रुद्रदामन का अभिलेख भी मिलता है, अशोक का अभिलेख भी मिलता है और स्कंदगुप्त का अभिलेख भी हमें इससे प्राप्त होता है। तो यह हमें गुजरात से मिला है। यह स्कंदगुप्त का अभिलेख है और इसी अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। दोस्तों इसी जब जूनागढ़ अभिलेख को आप पढ़ोगे तो इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को बहुत बुरी तरीके से परास्त किया था। तो हूणों के साथ स्कंदगुप्त के जो युद्ध था उस युद्ध का वर्णन भी हमें इस जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। तो जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। इससे दो बातें हमें पता चलती हैं, पहली तो सुदर्शन झील के विषय में और दूसरा इसी झील के अभिलेख से पता चलता है कि हूणों को स्कंदगुप्त ने बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। दोस्तों इसके अलावा स्कंदगुप्त का हमें एक अभिलेख और मिला है जिसे हम लोग बोलते हैं भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख यह अभिलेख हमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्तों का पुष्पमित्रों के साथ भी युद्ध हुआ था। तो पुष्पमित्रों के साथ युद्ध का जो उल्लेख है वो हमें इस भीतरी अभिलेख से मिलता है जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हम लोगों को मिला है। और हूणों के साथ युद्ध का जो वर्णन है वो इस जूनागढ़ अभिलेख में है। तो दोस्तों ये कुछ अभिलेख थे जो हम लोगों को गुप्त शासकों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं।
और इसके बाद जानकारी का जो तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत था वो है यात्रियों का विवरण। तो मैंने आपको यह बताया था कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया और दोस्तों उसने अपनी पूरी यात्रा का विवरण लिख छोड़ा है। उसके विवरण से भी हमें इन गुप्त शासकों के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये कुछ था जिससे हमें इन गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों हम इसके कुछ शासकों के विषय में पढ़ लेते हैं कि इन शासकों ने भारत में कौन कौन से कार्य किए थे। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी पढ़ा कि गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना थी वो सन 275 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा की गई। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त को माना जाता है। दोस्तों श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। लेकिन दोस्तों श्रीगुप्त और घटोत्कच स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये किसी के अधीन शासन किया करते थे। स्वतंत्र गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना थी वो सन 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। दोस्तों मैं यहां पर लिख देता हूं स्वतंत्र गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में की गई। दोस्तों हम लोग कैसे कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम से पहले जितने भी शासक हुए वो सब किसी के अधीन शासन किया करते थे। तो दोस्तों सन 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वतंत्र गुप्त साम्राज्य की स्थापना की और इसकी जानकारी हमें पता चलता है कि 319 ईस्वी में उसने अपने शासन पर यानी गद्दी पर बैठने के साथ ही गुप्त संवत की स्थापना की। साथ ही उसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की है, जिससे पता चलता है कि जो गुप्त साम्राज्य को स्वतंत्र बनाने वाला जो पहला शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम भारत के इतिहास में दो कारणों से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पहला तो इसने अपने शासन के साथ ही सन 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया और दूसरा दोस्तों इसने अपने शासन काल के दौरान लक्ष्मी वंश की राजकुमारी के साथ विवाह किया था। क्योंकि ये गुप्त शासक वैश्य थे और वैश्य होने के बावजूद किसी क्षत्रिय वंश की राजकुमारी से विवाह करने के कारण इन गुप्तों की समाज में प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई और इसी वजह से चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का सबसे पहला प्रसिद्ध शासक बना। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने सन 335 ईस्वी तक शासन किया और 335 ईस्वी के बाद जो इसका पुत्र था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, वो इस गुप्त वंश का शासक बना। तो दोस्तों स्वतंत्र गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की है और इसने 319 ईसा पूर्व से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन किया है। और दोस्तों इसकी मृत्यु के बाद जो इसका पुत्र था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, वो गुप्त वंश का शासक बना। और दोस्तों गुप्त वंश का जो सबसे ज्यादा प्रतापी शासक माना जाता है, जिसके शासन काल के दौरान गुप्त साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ,
वो समुद्रगुप्त था। और दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार आर्थर स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में कभी भी हार का सामना नहीं किया था। और इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार जो आर्थर स्मिथ हैं वो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा देते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, भारत का नेपोलियन कहलाया है समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त ने जो साम्राज्य विस्तार किया है हम उसको 5 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। सबसे पहले समुद्रगुप्त ने इस प्रयागराज के पूर्वी क्षेत्र में, जिसमें बंगाल, बिहार का जो क्षेत्र आता है, बिहार, बंगाल और साथ ही साथ दोस्तों जो असम का क्षेत्र था, इसने अपने पहले अभियान के दौरान इस पूर्वी क्षेत्र पर अपना अधिकार किया है। दोस्तों जो इसका दूसरा अभियान था, इसने दूसरे अभियान के दौरान संपूर्ण जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, इस गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पर इसने अधिकार किया है। दोस्तों इसने अपना जो तीसरा अभियान चलाया वो लगभग मध्य भारत का था, जिसे बाकाट्य क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र हम लोग कहते हैं। तीसरे अभियान के दौरान इसने विंध्य क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। और जो चौथा अभियान था वो इसने दक्कन क्षेत्र में अपना स्थापित किया। इस तरह से दोस्तों आप लोग देखोगे इसने पहले 4 अभियान के दौरान लगभग संपूर्ण उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी दक्कन क्षेत्र पर समुद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और दोस्तों इसने जो 5वां अभियान चलाया वो था अफगानिस्तान में शक एवं कुषाणों के खिलाफ। इसने अपने शासनकाल के दौरान अफगानिस्तान से शक और कुषाणों को निकाल करके बाहर किया और लगभग अफगानिस्तान से लेकर के संपूर्ण उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने अपनी सत्ता स्थापित की। तो दोस्तों इस तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि जो गुप्त साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ वो समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ। तो इसने जो पहला अभियान चलाया, प्रथम अभियान के दौरान इसने पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया, जिसमें मैं आपको लिख चुका हूं बिहार, बंगाल और असम का क्षेत्र था। जो द्वितीय अभियान था इस द्वितीय अभियान के दौरान इसने संपूर्ण गंगा यमुना के दोआब पर अधिकार किया। जो इसने तीसरा अभियान चलाया वो विंध्य क्षेत्र में चलाया। तृतीय अभियान में इसने विंध्य क्षेत्र में बाकाट्य क्षेत्र वगैरह को गुप्त साम्राज्य के अधीन किया है। चौथा अभियान समुद्रगुप्त ने दक्कन क्षेत्र में चलाया और दक्कन के क्षेत्र को गुप्त साम्राज्य के अधीन किया। और दोस्तों जो 5वां इसने अभियान चलाया उस 5वें अभियान के दौरान इसने अफगानिस्तान से शक और कुषाणों को अफगानिस्तान के क्षेत्र से बाहर निकाल करके खड़ा कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से इसने अपने 5 अभियानों के दौरान लगभग अफगानिस्तान से लेकर के संपूर्ण उत्तर भारत पर समुद्रगुप्त का शासन स्थापित किया। दोस्तों इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशास्ति से भी होती है। हरिसेन ने इस प्रयाग प्रशास्ति में एक जगह लिखा है कि समुद्रगुप्त के घोड़े समुद्र का पानी पीते थे। तो इसका जो अर्थ है वो हमारे इतिहासकार कुछ इस तरह से लगाते हैं कि जो समुद्रगुप्त का शासन था वो दोनों ओर समुद्र तक विस्तृत था और इसी वजह से हरिसेन ने लिखा है कि समुद्रगुप्त के घोड़े समुद्र का पानी पीते थे। दोस्तों समुद्रगुप्त की जो ख्याति थी वो भारत के बाहर भी थी।
एक बार क्या हुआ, जो श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन, मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था। वो बोध गया में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराना चाहता था। तो उसने अपना दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था और उस दूत को भेज करके मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बोध गया में बौद्ध मंदिर के निर्माण की आज्ञा मांगी थी। दोस्तों, समुद्रगुप्त ने आज्ञा दी और आज्ञा देने के साथ साथ कई गांव इस बौद्ध मंदिर को दान में दिए ताकि इस बौद्ध मंदिर का कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। तो इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था उसकी ख्याति भारत के बाहर भी। इस समुद्रगुप्त ने सन 375 ईस्वी तक शासन किया। एक चीज और है, समुद्रगुप्त के कई सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं और उन सिक्कों पर समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि ये जो समुद्रगुप्त था ये संगीत का भी प्रेमी था। इसको कविराज की उपाधि और परम भट्टारक की उपाधि भी प्रदान की गई है। दोस्तों, परम भट्टारक और परम भागवत की जो उपाधि थी इसको स्वयं चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा प्रदान की गई थी, जबकि कई जगह समुद्रगुप्त का नाम कविराज के रूप में भी हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन दोस्तों, हमें अभी तक समुद्रगुप्त की कोई ऐसी कृति प्राप्त नहीं हुई है जिससे पता चले कि समुद्रगुप्त ने भी साहित्य में कुछ योगदान किया हो। लेकिन कविराज की उपाधि प्राप्त की है, इसका मतलब हो सकता है कि समुद्रगुप्त संगीत के साथ साथ साहित्य में भी अपनी विशेष रुचि रखता हो। दोस्तों, इस समुद्रगुप्त की 2 संतानें थीं। बड़ी संतान का नाम था रामगुप्त और जो छोटी संतान थी उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, इस रामगुप्त को लेकर के, इसके अस्तित्व को लेकर के इतिहासकारों में विरोधाभास है, लेकिन कई स्थानों से इस रामगुप्त का नाम हमें प्राप्त हुआ है, जिससे यह आज सिद्ध हो चुका है कि वास्तव में समुद्रगुप्त की 2 संतानें थी, जिसमें बड़ा पुत्र रामगुप्त था और छोटा पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो सन 375 ईस्वी से लेकर के सन 380 ईस्वी तक इस रामगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का शासन किया। दोस्तों, ये जो रामगुप्त था इसी की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। तो इसके बारे में एक कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है जिसका मैं आप लोगों के साथ यहां पर जिक्र कर रहा हूं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये जो रामगुप्त था इसको शकों के साथ युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था और इसके बहुत बड़े हिस्से पर उस शासक ने अपना अधिकार कर लिया था और उस शक शासक ने इस रामगुप्त के सम्मुख शर्त रखी थी कि यह अपनी पत्नी ध्रुव देवी को अगर उसे सौंप दे तो वो रामगुप्त का सारा राज्य वापस लौटा देगा। और दोस्तों, ये जो रामगुप्त था, ये रामगुप्त इस शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार भी हो गया था और इसी वजह से यह अपनी प्रजा में बहुत ज्यादा अलोकप्रिय भी साबित हुआ। लेकिन इसका जो छोटा भाई है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, ये क्या करता है, ये अपनी भाभी ध्रुव देवी का भेष रख करके उस शक सम्राट के यहां चला जाता है और उसकी हत्या करके वापस गुप्त साम्राज्य में लौट आता है और इसके इस कार्य की वजह से प्रजा में इस चंद्रगुप्त द्वितीय का बहुत अधिक सम्मान होता है और इसकी ख्याति प्रजा के बीच में बहुत एक अच्छे शासक के रूप में उभरती है। और दोस्तों, इसी का लाभ उठा करके ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये रामगुप्त को 380 ईस्वी में गद्दी से हटा करके स्वयं गुप्त राज्य का शासक बन जाता है और इस तरीके से 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का शासक बना और दोस्तों इसे गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतिभावान शासक माना जाता है। तो इस चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।